नमस्कार, म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। हमारा वीकली शो है जिसमें हम सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जायजा लेते हैं और म्यूचुअल फंड से कैसे पोर्टफोलियो बना के चल सकते हैं लंबी अवधि के लिए, कौन से फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए। इस मुद्दे को उठाते हैं, आपके सवालों के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइस दिलाते हैं। आज के खास मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो है हर्षवर्धन रुंगटा जी, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज के। रुंगटा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। और साथ ही दर्शकों को बता दें किस तरीके से वो इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस जो हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े जो सवाल हैं पोर्टफोलियो प्लानिंग के ऊपर कोई भी नजरिया ले सकते हैं आप बाजार के एक्सपर्ट से। तरीका काफी सिंपल है, fund@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी। डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। इसके अलावा पोर्टफोलियो से संबंधित, म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी प्रश्न SMS के जरिए भी भेज सकते हैं आप। पहले फंड लिखें, उसके बाद अपना सवाल लिखकर भेज दें 57575 पर। डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार इस समय हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं बिहार से। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, मेरा सवाल ये था कि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ, ठीक ना। मैंने आपको डिटेल्स भेजा है। मुझे जानना था कि 15 साल के बाद मेरे पास कितना कॉर्पस होगा। 4000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फंड्स चुने हैं आपने 5, ICICI ब्लू चिप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन, IDFC स्टर्लिंग इक्विटी और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। UTI अपॉर्चुनिटीज में भी एक्सपोजर है आपका। नजरिया 15 साल का है, ये बेहतर है, पर क्या एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं आप? 4000 से ही आगे बढ़ेंगे? जी मैं बढ़ा सकता हूँ, मुझे IDFC में मैं और बढ़ा सकता हूँ। आपको नजर दिलाते हैं पोर्टफोलियो कैसा लगा आपको हर्षवर्धन जी, जो पोर्टफोलियो ने क्रिएट किया है, तो क्या वो बैलेंस पोर्टफोलियो है, इसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं या फिर कुछ बदलाव की सलाह देंगे आप? क्योंकि नजरिया काफी लंबी अवधि का है, 15 साल बाद कितनी राशि जुटा सकते हैं ये? पहली बात सिद्धार्थ जी, आपने 4000 रुपया निवेश कर रहे हैं हर महीने का और आप 5 स्कीम में निवेश कर रहे हैं। आइडियली ये जो 4000 रुपये आपको जो निवेश करने थे वो करीबन 2 स्कीम से आपका जो पर्पस होता वो मीट हो जाता है। जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपने 5 स्कीम्स ली हैं, हालांकि अभी फ़िलहाल ठीक है क्योंकि ये 5 स्कीम तक ही लिमिटेड है। आगे आपको कोई भी निवेश करना है सिर्फ ध्यान रखिए कि इन्हीं 5 स्कीम्स में करें और कोई नई स्कीम्स जोड़ेगा मत। मैं आपको एक सुझाव ज़रूर दे सकता हूं कि आप IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड जो है उसकी जगह पे आप एक गोल्ड फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। आपके सारे इक्विटी फंड्स हैं, थोड़ा गोल्ड में एक्सपोजर लिया हुआ लॉन्ग टर्म के लिए एक थोड़ा पोर्टफोलियो को बैलेंस देता है। आप SBI का गोल्ड फंड कंसिडर कर सकते हैं। आपने पूछा था 15 साल बाद आपके कॉर्पस कितना होगा। अगर हम वेटेड एवरेज रिटर्न आपके पोर्टफोलियो का 14% देखते हैं तो करीबन 24 लाख जो है वो आप इकट्ठा कर पाएंगे 15 साल बाद। ये पोर्टफोलियो आप 2015 में ज़रूर एक बार इवैल्यूएट करिएगा और अगर कोई स्कीम्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है आप करिएगा, लेकिन सीमित रखिएगा कि जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो 4 या 5 स्कीम्स में ही हो, उससे ज़्यादा आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना। रुंगटा साहब, आपने गोल्ड फंड का एक्सपोजर लेने को बोल दिया है यानी एक तो गोल्ड पे ही क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पर व्यू है आपका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी फिर से गोल्ड पे हावी होती हुई नजर आई है। क्या गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना और पीरियड लॉन्ग टर्म जैसे इनका 15 साल का नजरिया है ठीक रहेगा अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें तो? एब्सोल्युटली रजत, देखिए गोल्ड एज एन एसेट क्लास हम ये हमेशा सजेस्ट करते हैं कि करीबन 10% आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। वोलेटिलिटी आपको इक्विटी में भी मिल रही है, अभी गोल्ड में भी होने लग गई। इन दिनों हमने देखा है कि डेट फंड्स में भी काफ़ी वोलेटिलिटी हो गई है। सो जो डाइवर्सिफिकेशन करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। 10% आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आप अगर रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर प्राइस में आपको अक्यूमुलेट हो रहा है, तो आपके एक्सपोजर ज़रूर लेना चाहिए 10% तक। ये जो 10% की हम बात कर रहे हैं ये ओवर एंड अबव है। जो आपकी ज्वेलरी या सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी गोल्ड होता है उसके ऊपर जो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड, उसके अलावा 10% तक इन्वेस्टमेंट के जरिए माध्यम से आप गोल्ड में निवेश ज़रूर कर सकते हैं। चलिए, इसी बीच अगले व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्ण कुमार जी इस समय हमारे साथ लाइन पे हैं। कुमार साहब नमस्कार। हाँ जी, आप पूछिए, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। सर मुझे पूछना है कि जैसे मेरी सैलरी इनकम है दुबई में। कुमार साहब, आपको टीवी की वॉल्यूम म्यूट करना होगा, हमसे डायरेक्टली बात कीजिए फोन लाइन पे। जी सर, मुझे ये पूछना है कि जैसे मुझे इंडिया में घर लेना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ मैं इन्वेस्ट करूँ जिससे साल 2-3 साल के बाद मुझे इतना रिटर्न मिल जाए, कुछ रिटर्न मिल जाए अच्छी, और सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे। पर आपने बताया कि आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं भारतीय इक्विटी बाजार में। जी, 15 लाख से लेकर 20 लाख तक।
पहले कभी आपने म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर लिया है, क्योंकि आपने बताया कि आप एनआरआई हैं? नहीं सर, म्यूचुअल फंड का मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कभी इन्वेस्ट भी नहीं किया और मुझे म्यूचुअल फंड की कोई नॉलेज नहीं है। ऑब्जेक्टिव है घर खरीदना रुंगटा साहब, और एनआरआई हैं, इन्वेस्टमेंट करना है। एक तो टैक्स इंप्लीकेशन क्या होंगे एनआरआई के लिए, भारतीय अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, और साथ खास तौर पर अब इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो ठीक है, इनको घर खरीदने के लिए राशि जुटानी है, 15 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे आगे बढ़े, कौन से म्यूचुअल फंड्स पे नजर रख के चल सकते हैं, और टैक्स इंप्लीकेशन खास तौर पर क्या होंगे? देखिए कृष्ण कुमार जी, क्योंकि आपका टाइम होराइजन 2 साल का है और आपको एक लमसम में 15 से 20 लाख इन्वेस्ट करने हैं, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इक्विटीज़ की तरफ रुख ना करें और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स में आप निवेश करें, क्योंकि उनमें आज की तारीख में रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिल रहे हैं। अगर टेन्योर्स हम 2 साल या 3 साल का देखें तो उसमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जहाँ तक आपने टैक्स इम्प्लीकेशन की बात की है, ये आपने आपको जो, क्योंकि ये 2 इयर्स का डिपॉजिट है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट मिलेगा। और इसका जो टैक्सेशन ये ऐसा है कि आपको 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन के जो भी आपको ऑप्शन में कम टैक्स लगता है वो चूज़ करके आप टैक्स भर सकते हैं। अब क्योंकि आप एनआरआई हैं, एक प्रोविज़न है जिसके अंडर में म्यूचुअल फंड जब आपको रिटर्न देगा, जब आप रिडीम करेंगे, वो आपको टैक्स काट के देगा। 20% टैक्स वो टीडीएस के रूप में काट के आपको पैसे देंगे। तो अगर आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 20% टीडीएस से कम होती है तो आपको अपने रिटर्न्स फाइल करने होंगे और रिफंड क्लेम करना होगा। सिर्फ एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड्स में कभी भी निवेश नहीं किया है, आपको पहले केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जिसका प्रोसेस सिंपल है। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसके साथ में आपको ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। एक आपकी पैन कार्ड की कॉपी है, एक आपके जो ओवरसीज़ का एड्रेस है उसका कोई आपको प्रूफ देना होगा, इंडियन एड्रेस का प्रूफ देना होगा और पासपोर्ट की कॉपी। ये लगा के आप पहले केवाईसी करवा लीजिए और म्यूचुअल फंड की एफएमपीज में निवेश करिए। कौन सी स्कीम में करना चाहिए, ये इसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि जब आप तैयार हो जाए पूरा इन्वेस्ट करने के लिए, तब आप ये स्कीम्स की छानबीन करें, क्योंकि ये स्कीम्स बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए खुलती है। तो जब आप करना चाहते हैं उस समय जो ऑप्शंस आपके पास खुले हैं उसमें से आप चूज करके निवेश कर सकते हैं। रुंगटा साहब, ये तो हुई डेट स्कीम्स की बात, पर क्या इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अगर थोड़ा होराइजन लंबी अवधि का कर लें तो क्या इक्विटी फंड्स में नियमित निवेश पे भी सोच सकते हैं, और उसके टैक्स इंप्लीकेशन क्या होंगे? वेल रजत, देखिए पहली बात सिंपल है कि क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक है कि इन्हें 2 या 3 साल के बाद घर खरीदने के हिसाब से पैसे चाहिए, इक्विटी में एज एन एसेट क्लास हम सजेस्ट नहीं करेंगे इन्हें वेरी क्लियरली, क्योंकि हमने देखा है कि इक्विटी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। अगर कोई कारण से मार्केट रिवाइव नहीं करता है या अगर इन्हें मार्केट करेक्ट हो जाता है तो इनका जो गोल है वो काफ़ी दुविधा में पड़ जाएगा। सो मैं उन्हें डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूँगा कि इक्विटीज़ में करें, इन्हें डेट में निवेश करें। एफएमपी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें ये कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, यानी अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स पे नजर रख के चल सकते हैं। टैक्स इंप्लीकेशन आपको बता दी गई है, पर अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है तभी जाकर आप इक्विटी फंड्स पे एक्सपोजर लें, नहीं तो आप डेट की तरफ ध्यान दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, सुरक्षित थोड़ा विकल्प माना जाएगा। इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड शो। आप देखें म्यूचुअल फंड शो, और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इस शो का एक हिस्सा बन सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है, fund@zeenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। आप अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी प्रश्न मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाकर पहले फंड लिखें, उसके बाद अपना सवाल लिखकर भेज दें 57575 पर। सैलन मंडल जी हमारे साथ कोलकाता से लाइन पे हैं। सैलन जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप सवाल पूछिए अपना। मंडल जी, मेरी आवाज आपको आ रही है तो अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। चलिए, इनका सवाल लेते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए आया था। 31 साल उन्होंने उम्र बताई और 10 साल के लिए 8,000 हर महीने इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। पहले तो पोर्टफोलियो पे राय लेना चाहते हैं हर्षवर्धन जी, और उसके अलावा पूछना चाहते हैं कि 2,000 अगर और इन्वेस्टमेंट करने हो तो कौन से फंड्स इनको सजेस्ट करेंगे। पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उसमें ICICI रेगुलर सेविंग्स, ICICI प्रूडेंशियल इनकम फंड और इसके अलावा रिलायंस माई गोल्ड में इनका नियमित निवेश है। कैसा लगा आपको पोर्टफोलियो? क्या ये बैलेंस पोर्टफोलियो है, और अगर कोई नया फंड ऐड करना हो तो कौन सा ऐड करें?
वेल रजत, अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो इनके दो फंड्स आईसीआईसीआई के हैं जो दोनों डेट और इनकम फंड्स ही हैं। और क्योंकि ये एसआईपी के जरिए कर रहे हैं और इनका नज़रिया जो है वो 10 साल का है, मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि एक पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का करीबन 25% कम से कम वो इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जिनसे इनके एक रिटर्न्स और एक जो लॉन्ग टर्म में इक्विटी के बेनिफिट्स होते हैं वो इन्हें अपने पोर्टफोलियो में मिलेंगे। सो अगर ये इक्विटी के साथ कंफर्टेबल हैं और थोड़ा समझते हैं, मेरा सुझाव ये रहेगा कि आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल इनकम रेगुलर प्लान जिसमें वो 2000 रुपये निवेश कर रहे हैं वो बंद करें और इक्विटीज़ की तरफ करें। शुरू करने का एक नज़रिया डेफिनेटली है कि आप एक इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान से शुरू कर सकते हैं और जैसे आगे बढ़ते जाएं ये इवैल्यूएट करें कि अगर इक्विटी इनका परफॉर्मेंस इन्हें सेट हो रहा है, इन्हें कंफर्टेबल लग रहा है, तो ये अपना प्रोपोर्शन जो एक पोर्शन फिलहाल ये इनके लिए अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा कि ये 25% इक्विटीज़ में निवेश करें। अगर ये कंफर्टेबल नहीं है तो दोनों फंड, अगर इनका इनकम और डेट फंड एक ही फंड हाउस से है तो इन्हें वो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस ही मीट नहीं हो रहा है। अगर ये डेट में ही करना चाहते हैं तो डायनामिक बॉन्ड फंड चूज करें और एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड में निवेश करें, तो शायद इन्हें थोड़ा जो डिफरेंस जो ऑब्जेक्टिव्स का है वो मिलेगा और ये डेट का भी फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, डाइवर्सिफाई करने के लिए अगर डेट फंड का चुनाव करना हो तो एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड पे आप नजर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स प्लान को जरूर शामिल करें। यहाँ पर इंडेक्स को ट्रैक करता है फंड और जो प्रदर्शन है वो काफी बेहतर बाजार में देखने को मिला है। लॉन्च से अब तक 14.5% का रिटर्न फ्रैंकलिन इंडिया बीएसई सेंसेक्स प्लान से मिल चुका है। आप इस फंड पर भी नजर रख के चल सकते हैं। चलिए, इसी बीच हमारे साथ आलोक कुमार जी दिल्ली से जुड़े हैं। आलोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। क्या सवाल है आपका? मैंने अपना सवाल आपको ईमेल के जरिए भेज दिया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। मैं अभी एट प्रेजेंट 3 फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जी। बीएनपी पारिवास में 3000 पर मंथ, ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज में 4000 पर मंथ, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज में 3000 पर मंथ। हाँ जी, तो कुल मिला के 10,000 मेरा पर मंथ इन्वेस्टमेंट है अभी एट प्रेजेंट। मेरा जो एम है वो अपना बेटी है उसकी अभी 5 इयर्स ओल्ड है, तो अभी उसकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और शादी के लिए मुझे वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है। तो मेरा टाइम होराइजन है 20 इयर्स का। तो क्या ये मेरा सफिशिएंट होगा, और या आप मुझे कुछ और भी सजेस्ट करेंगे जैसे कि गोल्ड फंड? स्पेशली गोल्ड फंड पे क्या पूछना चाहते हैं आप? लॉन्ग टर्म होराइजन आपने बताया और वैसे इक्विटी में एक्सपोजर काफी स्ट्रांग है आपका। गोल्ड फंड्स पे क्या व्यू लेना चाहते हैं? गोल्ड फंड में जो आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज रहता है तो प्रोवाइड करता है, तो वेदर इट विल बी बेनिफिशियल। और कुछ अगर ऐसा ऑप्शन जैसे मिलता है कोई किसी को, मैं यहाँ पर मैं यूनिट्स को फिजिकल गोल्ड में रिडीम कर पाऊँ, जैसे पहले एनएससीएल में हमारे पास फैसिलिटी थी, एनएससीएल तो बंद हो गया है जी। तो एक मैंने सुना था कि शायद मोतीलाल ओसवाल ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। चलिए, सभी जो आपने सवाल पूछे उन पे आपको नजर दिलाते हैं। रुकटा साहब, सवाल आपने सुन लिया। इक्विटी एक्सपोजर पे जो उन्होंने लिया है यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के जरिए, एक तो उस पर राय, ये तीनों फंड्स कैसे हैं, और इसके अलावा गोल्ड फंड्स क्या लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्या फायदा मिलेगा? वेल आलोक कुमार जी, पहली बात, आपने जो तीनों फंड्स जो चूज किए हैं इक्विटी फंड्स में वो अच्छे हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ उसे 1 साल बाद रिव्यू करिएगा और अगर कोई चेंजेस आपको करने की ज़रूरत पड़े तो उस समय आप चेंजेस कर लीजिएगा। आपके गोल्ड पे जो सवाल थे वो पहला ये है कि क्या आपको गोल्ड में करना चाहिए। यस, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको जो फ्रेश 3000 रुपीज़ निवेश करना था, आपके जो सवाल है उसके हिसाब से, ये आप अपने डॉटर की मैरिज और हायर एजुकेशन के हिसाब से ये आपका पर्पस है। नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि 10% आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में कर सकते हैं, तो वो लिहाज से ये करीबन 1000 रुपया महीना होता है। लेकिन क्योंकि ये आपके सेल्फ कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, आपकी डॉटर की मैरिज के हिसाब से आप इकट्ठा करना चाहते हैं कि उनकी मैरिज के टाइम में गोल्ड यूज़ कर सकते हैं, तो आप पूरा 3000 रुपया भी गोल्ड में कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिक्वायरमेंट है फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए, मोतीलाल ओसवाल की जो गोल्ड ETF है उसमें आपके पास ये फैसिलिटी कि आप अपना एग्जिस्टिंग गोल्ड भी यूनिट्स के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं और यूनिट्स को फिर से आप अपने गोल्ड के फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी जो है वो आज की तारीख में अवेलेबल है। फंड हाउस के अगर ये मैनेज करना मुश्किल होता है या कोई भी कारण से ये फैसिलिटी विड्रॉ कर सकते हैं। वेरी रिसेंटली हमने देखा है कि रिलायंस म्यूचुअल फंड ने ये स्कीम बंद कर दी जिसमें वो फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देते थे। सो मेरा सुझाव ये रहेगा, सिर्फ यही फैसिलिटी के लिए आप कोई फंड हाउस चूज करें, शायद ये थोड़ा गलत हो। आप ये एक एस्टैब्लिश फंड हाउसेज में निवेश करिए। SBI गोल्ड फंड एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, उनका पास्ट रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं।
आप उसमें निवेश करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपने पूछा आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 20 साल बाद लगभग कितना होगा। मैं आपको बता दूं, अगर हम पूरे वेटेड एवरेज आपके पोर्टफोलियो का करीबन 12% देखते हैं तो आपको 20 साल बाद 1 करोड़ 28 लाख इकट्ठा होगा। अब ये काफ़ी है कि नहीं ये आपको ही डिसाइड करना होगा, बट दिस इज़ व्हाट यू कैन अक्यूमुलेट आफ्टर 20 ईयर्स। इसी बीच अवधेश जी का प्रश्न लेते हैं पनवेल से। इनफैक्ट हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं। अवधेश जी नमस्कार, आप पूछिए क्या सवाल है आपका म्यूचुअल फंड्स पे। एक्चुअली मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा हूँ जी। मेरा टाइम होराइजन है 15 इयर्स के लिए और मैं 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ अपने बच्चे के साथ ही और उसका हायर एजुकेशन के लिए। मैं अभी तक मेरा कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं है, इसलिए मैं जस्ट आई वांट टू टेक सम सजेशन फ्रॉम यू। पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हर्षवर्धन जी, 15 साल का नजरिया है और अपनी बेटी के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कौन से फंड्स पे नजर रखे चलें और पहली बार इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या जरूरी होगा? वेल अवधेश जी, पहली बात मैंने बताया कि जैसे KYC एक मैंडेटरी प्रोसेस है जब आप कोई भी फाइनेंशियल मार्केट्स में निवेश करेंगे। प्रोसेस सिंपल है, एक फॉर्म आपको भरना है जिसमें आपको पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ आपको लगानी है और आप म्यूचुअल फंड की एप्लीकेशन के साथ में ही वो सबमिट कर सकते हैं। आपको मैं इसकी 3 स्कीम्स बता दूं जिसमें आप 30,000 रुपया महीने का निवेश कर सकते हैं 15 साल के होराइजन के आपकी डॉटर के हिसाब से। एक है HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। इस फंड में आप 10,000 रुपये निवेश करिए। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है 70% लगभग इक्विटी में होता है और 30% डेट में जाता है। दूसरा फंड मैं आपको बता दूं ICICI चाइल्ड केयर स्टडी प्लान, इसमें आप दूसरा 10,000 रुपया निवेश करिए। 25% इस फंड में इक्विटी में रहता है और 75% डेट में होता है। तीसरा फंड मैं आपको बता दूं फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान, ये 10,000 रुपये आप इसमें निवेश करिए। इस प्रकार आपका एक जो पोर्टफोलियो बनेगा वो एक इक्विटी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है जिसमें डेट का कंपोनेंट भी है, क्योंकि आपके पास 15 साल का टाइम होराइजन है। आपके पास इक्विटी का थोड़ा प्रोपोर्शन ज़्यादा हो तो बेहतर होगा। अब ये जो फंड्स मैंने आपको बताए इसमें आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में शायद ट्रैक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ही अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो है, आप इसे कंटिन्यू करते रहिए और आपको 15 साल बाद जब आपकी इकट्ठे जो राशि इकट्ठी होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डॉटर की एजुकेशन या मैरिज के पर्पज़ के लिए। ठीक है अवधेश जी, 3 फंड्स आपको बता दिए गए हैं। HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, इसके अलावा ICICI चाइल्ड केयर फंड और फ्रैंकलिन इंडिया BSE सेंसेक्स प्लान, इन तीनों ही फंड्स पे नजर रख के चल सकते हैं। लॉन्च से अब तक रिटर्न्स 14 से 15.5% के आते हुए नजर आए हैं। लंबी अवधि में काफी फायदा होता हुआ नजर आएगा, हर्षवर्धन जी का मानना है। इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जब लौटेंगे आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड्स शो। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड शो और आखिरी प्रश्न को शामिल करते हैं। कुणाल जी का प्रश्न है रतलाम से। कुणाल जी नमस्कार, आप पूछिए सवाल पूछिए अपना। जी सर नमस्ते जी। सर मैंने 25,000 SBI इमर्जिंग बिजनेस में लगाए थे। कब की बात कर रहे हैं, कितने साल पहले आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है इस फंड में? सर ये 4 साल हो गए हैं। ठीक है, पूछिए सवाल पूछिए, कब तक रोक सकते हैं इस फंड में आप? तो सर अभी यानी इसमें ये जानना था कि सर इसमें यानी हमको बहुत कम रिटर्न मिल रहा है, तो इसमें अभी अप्रॉक्स अभी इसकी वैल्यू देखा जाए तो 19,000 है, तो सर क्या करें इसका जानना था। ठीक है, 3 से 4 साल का नजरिया अगर आपने यहाँ पर जो पहले इन्वेस्टमेंट की है, वाकई फंड का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहा है और 1 साल में तो यहाँ पर काफी अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया SBI इमर्जिंग बिजनेसेस। कैसा फंड है ये हर्षवर्धन जी, और क्या इसमें बने रहना लंबी अवधि के लिए ठीक रहेगा? इन्होंने यहाँ पर एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया, यही एक गलती करे। अगर SIP करते तो हो सकता था कि एवरेजिंग का फायदा उठाते। आप क्या करें? कुणाल जी, मैं आपका ये समझना सही है कि आपको रिटर्न्स इक्विटी से जो मिल रहे हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। पहली बात है कि SBI इमर्जिंग बिजनेसेस फंड जो है वो अपनी कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करता है। लास्ट 5 इयर्स का हम अगर रिकॉर्ड देखें, इक्विटी मार्केट्स ने जनरली अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो जब अगर कोई भी मार्केट में मंदी का दौर होता है या कोई स्ट्रेस होता है, तो जो छोटी कंपनीज होती है मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में असर ज़्यादा देखने को होता है। तो उसी प्रकार हमने देखा कि आपके जो मिड कैप स्मॉल कैप्स में निवेश किया हुआ है तो उनका परफॉर्मेंस जब अच्छा नहीं है तो फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होगा।
आज की तारीख में करंट जो स्टेटस है उसके हिसाब से मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा कि आप इसे इसमें से निकल के कहीं और निवेश करें। आप इसमें बने रहिए और आपको लंबी अवधि का नजरिया लेना होगा। आपकी उम्र 21 साल है तो आप शायद इसे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रह सकते हैं। दूसरी बात खाली ध्यान रखिए, अगर आपको आगे कोई और निवेश करना है तो आप लार्ज कैप फंड्स की तरफ रुख करिए। आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप फंड है या कोई इंडेक्स फंड में निवेश करें। ये आपको एक बैलेंस दे देगा अपने पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप कंपनीज एज ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेटर रहेंगी। जी हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर चर्चा करने के लिए और साथ ही दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल म्यूचुअल फंड शो से बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।